Hello friends, welcome back to Mining Mirror and welcome to the part 2 of our belt conveyor system. In this video, we are going to discuss about conveyor belt, its idlers, pulleyage and structure. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel, please like and share with your friends. If you want to contact me, you can WhatsApp me on this number. Let's get started. Before going to the idlers and pulleys, let me tell you something about the selection of the belt conveyor system and design of the belt conveyor system. जो बेल्ट कन्वेयर सिस्टम है उसका सिलेक्शन करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ जानना जरूरी है। पहला चीज़ है कि हम लोग कौन सा इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं या हम लोग मिनरल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें लंप भी रहता है और फाइन्स भी रहता है, या हम लोग जो बैगेज इंडस्ट्रीज है, बैगेज ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज है उसके साथ जुड़े हुए हैं, या और कुछ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहाँ पे बेल्ट कन्वेयर सिस्टम को लगाना जरूरी है। तो इसका आंसर भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग ऑब्वियसली मिनरल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो मिनरल में दो चीज़ रहता है, एक रहता है लंप, एक रहता है फाइन्स। तो अगर हम लोग लंप ट्रांसपोर्ट करेंगे या फाइन्स ट्रांसपोर्ट करेंगे उसमें एक चीज़ कॉमन है कि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो जो मेटेरियल हम लोग कैरी करेंगे वो जानना पहला ज़रूरी है। सेकंड है जो इंडस्ट्री हम लोग सेटअप किए हैं उसका कैपेसिटी कितना है, उसका कैपेसिटी हाई रखे हैं कि कम रखे हैं, उसका कैपेसिटी कितना है, उसी के हिसाब से हम लोग को सिलेक्शन करना पड़ेगा कि बेल्ट का विड्थ कितना रखना चाहिए, उसका ट्रॉ एंगल कितना रहना चाहिए, उसका आइडलर का साइज़ कैसा होना चाहिए, उसका जो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर वो बेल्ट कैरी होता है उसका स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कितना होना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे सही तरह से मिल पा रहा है कि नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूस ऑपरेशन टाइप का रहता है। उसके बाद वहाँ पे बाकी जो भी है नॉर्मल टाइप का सरफेस टोपोग्राफी कैसा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरफेस टोपोग्राफी मतलब आपका जो एरिया है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, चाहे माइंस हो चाहे प्लांट हो, उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है, वो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है या प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल आप स्ट्रक्चर खड़ा करिए उसके ऊपर आपका कन्वेयर बेल्ट ईजिली चल जाएगा। लेकिन हम लोग हिली टेरेन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही बार में कंटिन्यूसली सप्लाई ना करके उसको हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं कि ये वाला बेल्ट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक ट्रांसफर पॉइंट रख लेते हैं, यहाँ पे नंबर 2 वाला जो बेल्ट कन्वेयर है उसको लगा देते हैं। तो वो उसको कहना पार्ट बाय पार्ट उसको कैरी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा टोपोग्राफी कंडीशंस। उसके बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका इकोनॉमिक हो रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि बेल्ट कन्वेयर सिस्टम को किस तरह से सिलेक्शन किया जाए। अब चलते हैं कुछ नज़र डालते हैं कि डिजाइन ऑफ द बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। जो डिजाइन हम लोग करते हैं कि बेल्ट का कंस्ट्रक्शन कितना कैसा होना चाहिए, वो बेल्ट का माने स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए, उसका विड्थ कितना होना चाहिए, उसका आइडलर साइज, उसका मोटर पावर, उसका ड्राइव जो टाइप है, लेआउट है, उसके बाद ड्रम का साइज, पुली का साइज, बेल्ट टेकअप अरेंजमेंट मतलब जो टेंशन वाला अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ उसके बाद धीरे धीरे वो कवर हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया जो सिलेक्शन एंड डिज़ाइन के ऊपर है। अब चलते हैं एक सिस्टम जो हम लोग सबको ही जानते हैं जिसको बोलते हैं हम डाउन द हिल कन्वेयर सिस्टम। ये इसका नाम से ही हम लोग को कुछ पता चल रहा है कि डाउन द हिल मतलब जो हिली टेरेंट्स वहाँ पे होगा जहाँ पे हम लोग का माइंस नॉर्मली सिचुएटेड रहता है थोड़ा सा ऊपर में, वहाँ से नीचे जो हम लोग प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप करके रखते हैं या जो स्टॉकपाइल रखते हैं जहाँ से हम लोग लोडिंग करके चाहे वो स्टील प्लांट हो चाहे अदर यूनिट को हम लोग भेजते हैं, तो वो थोड़ा डाउन में रहता है। तो ऊपर से जो माइन से हम लोग यहाँ पे मेटेरियल उठाते हैं या प्रोडक्शन करते हैं वहाँ से लेके स्टॉकपाइल या जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचाने के लिए जो कन्वेयर सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डाउन हिल। मतलब वो ऊपर से नीचे तरफ मटेरियल को लेके आता है, वो हिल का डाउन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, वो हो गया डाउन हिल। अगर इसका उल्टा है मतलब नीचे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं आपको ऊपर में ग्राउंड में भेजना है, उसको बोलेंगे हम लोग अप हिल, ठीक है। ये हो गया अप हिल, ये हो गया डाउन हिल। ये फोटो में आप देख सकते हैं जैसे कि ये लेफ्ट साइड का जो ऊपर वाला फोटो है इसमें देख सकते हैं कि ऊपर में आपका माइंस है, ये वाला क्रशर यूनिट हो गया, ये आपका माइंस और यहाँ से नीचे तरफ हम लोग कन्वे कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका डाउन द हिल। और जैसे सेकंड वाला फोटो में भी देख सकते हैं वही है। अब चलते हैं कि इसको मैक्सिमम कंपनी में आप देखिएगा या मैक्सिमम इंडस्ट्री में देखिएगा इसी को डाउन द हिल को ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। हम लोग अपहिल और डाउनहिल को अगर कंपेयर करेंगे तो अपहिल में सोचिए कि एक मोटर के ऊपर कितना लोड पड़ता है, कि अपहिल में जाने के लिए उसमें एक तो मटेरियल का लोड, उसके बाद उसका वाटरी कंडीशन कैसा है, उसके बाद कितना आइडलर से वहाँ पे जो फ्रिक्शन रहता है उसको भी ओवरटेक करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ के ऊपर करेगा तो वो जो मोटर है जो कन्वेयर बेल्ट को घुमाता है उसके ऊपर कितना लोड रहता है, तो उसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वहाँ पे वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है।
लेकिन डाउन द हिल में क्या है, डाउन द हिल में बस एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, वो होता है स्टार्टिंग में आपको एक टॉर्क देना पड़ेगा जहाँ से जिससे वो ओवरकम कर सके जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है बिटवीन बेल्ट एंड आइडलर। बस इतना ही आपको करना है। एक बार आपका बेल्ट चालू हो गया, उसमें चाहे जितना भी मेटेरियल रहे, उसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो गया या आपका जो एनर्जी कंजप्शन है वो माने नेग्लिजिबल हो जाता है, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। बस एक फोर्स उसको खाली टैप करता है कि चलो भाई चलना है चलना है चलना है, बाकी वो ऑटोमेटिक घूमता है मैक्सिमम टाइम में। यही सबसे बड़ा हम लोग का जो इकोनॉमिक होता है, यहीं पे हम लोग का जितना आप वहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे उसका 100 गुना आप यहाँ से कमा लीजिएगा। तो ये होता है आपका सबसे बड़ा बेनिफिट और ये होता है सबसे इकोनॉमिक। तो ये हो गया उसका एडवांटेज जो डाउन द हिल का बोल रहे हैं। ये स्पेसिफिक पावर कंजप्शन वेरी लेस होता है, कैपेसिटी हाई होता है। उसके बाद जो रिलायबल होता है कंपैरिजन टू अदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, और हाई मेंटेनेंस का ज़रूरत भी नहीं होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या चाहिए, अगर हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं या बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, सबसे मेन होता है कि आपका इकोनॉमिक होना चाहिए। तो आपका पैसा वसूल होना चाहिए या पैसा कम खर्चा होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग का मेन पार्ट। तो सेकंड है, पहले हम लोग देखे थे जो सेफ्टी फीचर्स होता है वन में, अभी देंगे हम लोग बेल्ट। मतलब बेल्ट क्या है। देखिए बेल्ट का दो चीज़ है, एक हो गया कार्कस और एक हो गया कवर। कार्कस मतलब क्या हो गया, उसका बैकबोन, मतलब उसका बॉडी। कवर हो गया कि उसके ऊपर जो कवर दिया जाता है, वो नॉर्मल सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जो प्राइमरी चीज़ है वो होता है कार्कस, मतलब वो किस मेटेरियल से बना है। तो कार्कस पहले देख लेते हैं। ये होता है मेनली स्पेशली वुवन टेक्सटाइल पाइल्स होता है। ठीक है, उसमें टेक्सटाइल्स जैसे लाइक आप बोल सकते हैं जैसे कॉटन हो गया, नायलन हो गया, पॉलिस्टर्स, कॉटन नायलन, कॉटन रेन, ये सब मिक्स भी हो सकता है या सिंपल कॉटन का भी हो सकता है। तो ये सब क्या ना वुवन होता है। ये पिक्चर आपको दिखाएंगे, देखिए ये जो पिक्चर हम देख सकते हैं, ऊपर वाला जो ब्लैक लेयर है, चाहे वो नीचे वाला पिक्चर है या ऊपर वाला, जो ऊपर का ब्लैक लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं कवर। ठीक है, ये हो गया कवर। और उसके नीचे जितना भी आप देख सकते हैं, एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, और बीच बीच में आपका उसको भी अच्छी तरह से पकड़ के रहने के लिए भी लेयरिंग दिया गया है। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे 3 प्लाई 5 प्लाई ऐसे करके आपको बेल्ट मिल जाता है मार्केट में। ठीक है, तो ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन। और उसमें डिपेंड करता है, जैसे कॉटन और नायलन में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कॉटन अच्छा है, नायलन लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन नायलन उसमें उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है नायलन, और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये वाला जो पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितने वीविंग कैसे हुआ है। जैसे हम लोग धागा, जैसे हम लोग कभी क्लॉथ्स जो होता है, जो साड़ी जो होता है, जैसे बनता है ना आपस में ऐसे अच्छी तरह से वीविंग करके, वो सेम सिस्टम इसमें रहता है। बस इसमें स्पेशल टाइप का कटन या स्पेशल टाइप का नायलन, रेयन या मिक्स जो भी है वो यूज होता है। ठीक है, कॉटन, रेयन, नायलन, इसको छोड़ के भी यहाँ पे हम लोग जो स्टील कॉर्ड्स होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आपको दिखा भी होगा कहीं भी, कोई भी जगह पे, वहाँ पे स्टील कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करके निकलते रहता है, जो खराब हो जाता है बेल्ट, वो साइड से भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो इसलिए रहता है कि वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला कन्वेयर बेल्ट होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एडवांटेज है स्टील कॉर्ड का, हम लोग जो नॉर्मली हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो खास करके कॉटन, रेयन और कॉटन, नायलन, ये सब का मिक्सअप टाइप का उसमें प्लाइज रहता है। लेकिन जो स्टील कॉर्ड है वो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि जो आइडलर आपको रखते हैं, यहाँ पे एक आइडलर रख दिए और यहाँ पे एक जो आइडलर रखते हैं बीच बीच में, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है हम लोग का स्ट्रक्चर का, उसी के ऊपर हम लोग का बेल्ट चलता है। तो वो जो आइडलर का डिस्टेंस है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट है वो थोड़ा सा लेस हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अगर स्टील कॉर्ड लगा हुआ है तो उसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो ट्रॉइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रॉइंग मतलब क्या होता है, ट्रॉ एंगल होता है, मतलब जो बेल्ट यहाँ पे चलता है वो बेल्ट अगर साइड से देखिएगा थोड़ा सा ऐसे ओवल टाइप का रहता है, एक एंगल में रहता है, ताकि मेटेरियल इसमें अच्छी तरह से कैरी होके हिप बन के जा पाए। ठीक है, तो वो हो गया ट्रॉ। तो ये जो एंगल है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉ एंगल। तो स्टील कॉर्ड वाला है, एक बार वो ट्रॉ एंगल बन गया अच्छे से, तो वो उसी एंगल में कभी डेविएट नहीं होता है, तो वो अच्छे तरह से मेंटेन होता है। और स्टील कॉर्ड दिया हुआ है तो वो स्ट्रेंथ भी रहता है, मतलब ये वाला एरिया जो है या ये जो साइड है लेफ्ट या राइट, वो कभी इजीली डाउन नहीं होता है। उसके बाद उसका लाइफ लॉन्ग होता है, हाई स्पीड भी उसको रख सकते हैं, टेकअप डिस्टेंस भी कम हो जाता है। टेकअप क्या होता है कि जो बेल्ट को हम लोग टेंशन देते हैं
उसको बोलते हैं हम लोग बेल्ट टेकअप सिस्टम, वो बाद में आपको बताएंगे। तो वो अगर ये थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का बेल्ट रहेगा, मतलब थोड़ा सा इलास्टिसिटी इसका ज़्यादा रहेगा, तो अगर इस बेल्ट को आप खींचिएगा तो बेल्ट इजीली खींचा जाएगा। तो उसमें आपको जो टेकअप सिस्टम आप रखिएगा उसको थोड़ा सा डिस्टेंस में आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लंबा थोड़ा सा एरिया चाहिए उसको टेंशन में रखने के लिए। लेकिन अगर बेल्ट जो स्टील कॉर्ड वाला बेल्ट है उसको अगर यूज़ करते हैं तो उसको कम डिस्टेंस में भी आपका टेकअप सिस्टम आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉर्ड से और ज़्यादा इलास्टिसिटी उसमें नहीं रहता है। उसके बाद इसका जो मॉइस्चर इम्पैक्ट है जब उसमें कम रहता है, हीट रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहता है, और लॉन्ग डिस्टेंस कन्वेइंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया आपका हम लोग का जो बल्क कन्वेइंग हम लोग करते हैं, खास करके जो इंडस्ट्री में हम लोग आयरन हो गया, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मैंगनीज, बॉक्साइट, जितना भी मिनरल्स है उसमें यूज़ करने के लिए स्टील कॉर्ड बेल्ट सबसे अच्छा है। लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग नायलॉन या कटन की ओर दौड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया और एक फ़ोटो उसका जो बेल्ट जो स्टील कॉर्ड वाला है। अब चलते हैं कवर। जो कवर होता है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोचिए एक बेल्ट आपका आप जो भी लेयरिंग रहता है, जैसे ये रहता है एक ऊपर का कवर हो गया, उसके बाद आपका प्लाइज हो गया, मतलब कटन रेयन जो भी है वीविंग करके आप बेल्ट बन गया। ठीक है, ये उसका साइड व्यू है। तो उसके ऊपर ये जो कवर सिस्टम है ना, ये कवर भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये ही है जो बाहर में रहता है, और बाहर का जो वेदर हो गया, मॉइस्चर हो गया, हीट हो गया, या उसका जो आब्रसन हो गया, जो फ्रिक्शन हो गया आइडलर के साथ या मटेरियल के साथ, ये सारा चीज़ को यही बियर करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है लाइक द अदर थिंग्स। ओके, तो ये जो कवर रहता है ये खास करके बनता है रबर से या पीवीसी से। खास करके ये जो पॉलीमर वाला जो विनाइल वाला कोटिंग है ये ज़्यादा हम लोग का चलता है, क्योंकि ये ज़्यादा जो वेयर एंड टीयर का रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो रबर कोटिंग हम लोग तो नॉर्मली देखते ही हैं, तो आपको दोनों मिल जाएगा, रबर का भी मिल जाएगा और पीवीसी का भी मिल जाएगा। ये भी डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरह का कवर चाहिए, कौन सा आपका कंडीशन कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया या मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका कवर भी क्या होना चाहिए। अब चलते हैं थर्ड, द आइडलर्स। आप लोग देखे होंगे, मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, आइडलर्स होता है कि जिसके ऊपर, जैसे कि एक आइडलर का यहाँ पे बना लेता हूँ, ये एक आइडलर हो गया, ये एक हो गया, और यहाँ पे ये एक हो गया। ठीक है, ये जो आइडलर है ये हो गया 3 स्टेप आइडलर, 1 2 और 3। और एक होता है 5 स्टेप भी होता है, मतलब 1 2 3 4 और 5 ऐसे भी रहता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में वो 3 स्टेप का ही रहता है। तो ये आइडलर्स होता है 4 प्रकार का। एक हो गया ड्रॉइंग आइडलर्स एंड और कैरिंग आइडलर्स। मतलब ड्रॉइंग मतलब हो गया कि जो आइडलर्स को हम लोग साइज करके रखते हैं एक ड्रॉ एंगल के लिए, बेल्ट जो इसके ऊपर जाएगा वहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो वो हो गया ड्रॉ आइडलर या आपका कैरिंग आइडलर। देखिए ये जो आइडलर्स है देख सकते हैं अब, या ये जो सीरीज देख सकते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर जो आइडलर्स का सीरीज है, इसे बोलते हैं ड्रॉइंग आइडलर या कैरिंग आइडलर्स। इसी के ऊपर बेल्ट चलता है और सारा लोड इसी के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकंड हो गया सेल्फ अलाइनिंग या ट्रेनिंग आइडलर्स। मतलब सेल्फ अलाइनिंग मतलब वो ऑटोमेटिक वो अलाइन हो जाता है। देखिए ये जो फिगर्स आप देख सकते हैं, इसमें देखिए जो सेकंड वाला ये वाला जो फिगर है इसको थोड़ा सा बहुत अच्छा क्लियर आया है। इसमें देखिए सेल्फ अलाइनिंग बोलते हैं, क्यों? यहाँ पे 3 आइडलर तो नॉर्मल आइडलर जो हम लोग देख चुके हैं पहले, वो हो गया। उसके साइड में देखिए 2 छोटा छोटा आइडलर लगा हुआ है, 2 थोड़ा सा वर्टिकल है, और यहाँ पे एक पाइवट रहता है। मतलब ये क्या है, जो ये जो पूरा का पूरा जो आइडलर का सिस्टम है ये लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो वो थोड़ा सा घूम सकता है। मतलब इसके ऊपर जो बेल्ट रन करता है, बाई चांस वो बेल्ट स्वे होता है, उसका जो ट्रैक है वहाँ से अगर थोड़ा सा डिविएट होता है तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे पाइवट में घूम जाएगा। अगर वो राइट साइड भाग रहा है तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड घूम जाएगा, ताकि वो बेल्ट को और थोड़ा सा धीरे से अंदर ला सके। तो ये हो गया सेल्फ अलाइनिंग या ट्रेनिंग आइडलर्स। ठीक है, उसके बाद हो गया इम्पैक्ट आइडलर। इसका नाम से पता चल रहा है इम्पैक्ट मतलब जिसमें लोड आता है। खास करके हम लोग का ये रहता है, जिसकी ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का शेप है ना, रबर कोटेड रहता है, ये थोड़ा सा कुशनिंग देगा, वो मेटल जो फॉल होगा ये रहता है खास करके हम लोग का सूट का नीचे, जहाँ से मेटल हम लोग का, यहाँ से सोचिए कि क्रशर ऊपर हो गया और क्रशर से हम लोग का बेल्ट में ट्रांसफर हो रहा है मेटल, तो यहाँ पे जो गिरेगा, यहाँ पे सूट रहता है, इसके अंदर में जाके जो लॉन्ग फाइन्स जो भी है आके जो यहाँ पे गिरेगा,
तो यहाँ पे एक कुशनिंग इफेक्ट के लिए इस टाइप का जो स्पेशल टाइप का आइडलर यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट आइडलर्स। ये नॉर्मली खाली सूट का नीचे ही या नीचे वाला कुछ एरिया में रहता है, उसके बाद जो नॉर्मल कैरिंग आइडलर्स है ये सब रहता है। फोर्थ हो गया फ्लैट रिटर्न आइडलर्स और रोलर्स, मतलब ये जो बेल्ट ऊपर से जाता है उसके बाद घूम के फिर नीचे से भी आता है क्योंकि वो एंडलेस रहता है, तो वो हो गया रिटर्न आइडलर। ये वाला पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए ऊपर वाला जो रेड वाला 3 टाइप का दिख रहा है वो हो गया आपका ऊपर में कैरिंग रोलर्स हो गया, और नीचे से घूम के ये जो फ्लैट है ये बेल्ट है, ठीक है। ऊपर से गया, यहाँ से घूम के इधर से फिर इसके ऊपर आया, ये जो रोलर है रेड कलर लंबा वाला सिंगल है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट रिटर्न आइडलर्स या रोलर्स, ठीक है। ये नीचे रहता है। अभी कुछ कुछ चीज़ जानना हम लोग को ज़रूरत है कि उसका डिस्टेंस कितना रहता है, एक आइडलर से दूसरा आइडलर का जो सीरीज है उसमें डिस्टेंस कितना रहता है, ये जो रिटर्न आइडलर से वो भी कितना कितना डिस्टेंस में रहता है, ताकि वो बेल्ट को सैग होने ना दे और सपोर्ट में अच्छी तरह से वो मूव कर पाए। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया हूँ जो बोल सकता हूँ मैं जो इम्पैक्ट आइडलर्स है। देखिए ये जो एक शेड टाइप का फिगर दिख रहा है ना, ये हो गया आपका सूट, जहाँ से मेटल आके यहाँ पे गिरता है। तो यहाँ पे बस इतना ही एरिया में आपको मिलेगा जो इम्पैक्ट आइडलर्स, उसके बाद नॉर्मल जो कैरिंग आइडलर्स होता है वो सब आ जाता है। ये फिगर भी, ये जो पिक्चर है इसको भी हम बाद में दिखाएंगे, इसमें बहुत सारा चीज़ें समझने के लिए बता देंगे। अब चलते हैं कुछ कुछ हम लोग का इन्फॉर्मेशन। पहला चीज़ होता है जो स्पेसिंग के, दो आइडलर के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए। नॉर्मली जो आइडलर सेट्स हम लोग देखते हैं उसमें डिफरेंस रहता है 0.9 मीटर टू 2 मीटर। वो डिपेंड करता है कि आपको कैपेसिटी कितना है, कौन सा टाइप का मेटल यूज़ करते हैं। तो 2 मीटर तक डिस्टेंस हम लोग रख सकते हैं। नॉर्मली जो यूज होता है आयरन ओर में देखिएगा 1 मीटर रहता है, और जो लाइमस्टोन हो गया या कोल हो गया जो थोड़ा सा स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी थोड़ा जिसका कम रहता है, उसका थोड़ा सा डिस्टेंस में थोड़ा सा डिस्टेंस उसका बढ़ा सकते हैं 1.2 मीटर टू 1.3 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो रिटर्न आइडलर्स रहता है उसके बीच में डिस्टेंस, रिटर्न में क्या है ना, बेल्ट के ऊपर कुछ लोड नहीं है, तो इस इजीली उसको हम लोग थोड़ा डिस्टेंस में रख सकते हैं। तो वो रहता है मिनिमम 2 मीटर टू 4 मीटर तक उसको हम लोग रख सकते हैं। जो कॉमन है वो होता है 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो होता है ट्रॉइंग एंगल। बताया था आपको, जो बेल्ट जहाँ पे ट्रॉ होके एक ओवल टाइप का शेप होके मेटल को लेके जाता है, वो ट्रॉ एंगल कितना होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग का कैपेसिटी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल है, तो उसमें क्या है जो आइडलर्स यूज़ करते हैं 3 सेट वाला, उसमें जो ट्रॉ एंगल है वो रहता है 20 डिग्री टू 30 डिग्री तक हम लोग रख सकते हैं, जिसमें वो हम लोग को इकोनॉमिक आउटपुट देता है। लेकिन जहाँ पे हम लोग को कैपेसिटी हाई चाहिए, खास करके हम लोग जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हमेशा हाई कैपेसिटी में ही चलता है, तो वो जो हाई कैपेसिटी है वो कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका ड्राइंग एंगल जितना ज़्यादा रहेगा तो उसके अंदर आपको ज़्यादा मटेरियल लेके आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो ड्राइंग एंगल है वो रहता है खास करके 35 डिग्री टू 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डीप ड्राइंग, मतलब ज़्यादा डीप है वो एंगल। तो एक वीडियो आपको दिखाएंगे जहाँ पे आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि उसका एंगल नॉर्मली कितना होता है। तो ये चल रहा है बेल्ट, ये हो गया आइडलर्स 1 1 2 और उधर में 3 हो गया। ये जो ड्रॉ है, ये जो एंगल है ना, जैसे ओवल टाइप का जो शेप है उसका जो एंगल है, मतलब यहाँ से एक भी टाइप का एंगल बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉ एंगल। वो ड्रॉ एंगल खास करके रहता है जो ये बेल्ट चल रहा है इसका है मिनिमम 40 डिग्री टू 45 डिग्री, क्योंकि ये हाई कैपेसिटिव है, तो इसलिए हम लोग को डीप ड्रॉ एंगल हम लोग को चाहिए। ओके, अब चलते हैं फोर्थ वाला पुलीज। आइडलर जैसे इंपॉर्टेंट है, पुली भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए वही पिक्चर जो आपको दिखाया जाए उसका थोड़ा सा छोटा वर्जन है। तो पुलिस भी हम लोग का बहुत सारा है। देखिए यहाँ पे मेनली 5 नंबर्स ऑफ पुलिस आर देयर। फर्स्ट हो गया ड्राइव पुली या हेड पुली। देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया आपका ड्राइव पुली, ये वाला, ठीक है। ये हो गया 1 ड्राइव पुली, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मोटर कनेक्शन रहता है गियर बॉक्स के साथ, और ये ड्रम को वो घुमाता है पावर देके, तो ये हो गया आपका पावर वाला पुली, तो ये हो गया ड्राइव पुली या हेड, ठीक है। उसके बाद हो गया टेल पुली, उसका ऑपोजिट साइड में एंड में जो रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग टेल पुली या एंड पुली, ठीक है। ये डमी टाइप का रहता है, इसमें कोई पावर नहीं रहता है, जो पावर यहाँ से जाएगा वो बेल्ट का टेंशन के द्वारा ये वाला घूमेगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग लगाते हैं 0 स्पीड स्विच। ओके, अब चलते हैं स्नॉप पुली।
ये थोड़ा सा अच्छा है चीज़ जानना। स्नब पुली 3 नंबर में, स्नब पुली देखिए यहाँ पे है, ये वाला हो गया आपका 3। ये स्नब पुली कहाँ रहता है? ये स्नब पुली रहता है जो हम लोग का हेड पुली या ड्राई पुली रहता है, उसी के बगल में रहता है। एक वीडियो आपको दिखाएंगे इसके जस्ट बाद। ये क्या करता है, जो कॉन्टैक्ट एंगल है, ये जो बेल्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेल्ट ऐसे आया और घूम के ऐसे भी जा सकता था, ये पुली के ऊपर से भी जा सकता था, ठीक है। लेकिन ये पुली को यहाँ पे लगाने से थोड़ा सा अप करके हो जाता है, इसका जो एंगल है, जो कॉन्टैक्ट एरिया है बेल्ट का, वो बढ़ जाता है। तो स्नब पुली का काम वही है कि ड्राई पुली जो घुमा रहा है तो उसमें जो पावर जनरेट हो रहा है, तो वो क्या करता है, बेल्ट को खींच के उसको घुमाता है। तो इसमें जितना कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा उसका पावर उतना अच्छा यूज होगा। इसीलिए स्नब पुली को दिया जाता है कि थोड़ा सा उसको पुश करके ऊपर रखें, ताकि ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है बेल्ट का वो बढ़ जाए, ताकि मैक्सिमम हम लोग उसका आउटपुट निकाल सके, या जो ड्राई पुली है उसका मैक्सिमम पावर को यूज कर सके, ठीक है। तो वो हो गया स्नब पुली। 4 हो गया बेंड पुली। देखिए बेंड पुली होता है कि एक टेकअप पुली होता है, जहाँ पे हम लोग बेल्ट को टेंशन देते हैं। वो टेकअप पुली के बारे में भी बताएंगे हमको। ये वर्टिकल टाइप का रहता है, मतलब यहाँ पे वेट रहता है। तो वेट क्या करेगा, ये पुली एक यहाँ पे रहता है टेकअप पुली, ये क्या करेगा, इसको आप जितना वेट बढ़ाइएगा वो धीरे से नीचे तरफ आता है। तो नीचे जाएगा तो ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट यहाँ से आके उसी पुली के ऊपर से ही जाके इधर जाता है। तो ये क्या करेगा, तो बेल्ट को नीचे खींचेगा, तो बेल्ट क्या है, टेंशन में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका काम टेकअप पुली का। बेंड पुली क्या करता है, बेंड पुली होता है कि जैसे ही बेल्ट का आपको टेकअप पुली में लेना है तो वहाँ पे आपको तो बेंड देना ही पड़ेगा, इसीलिए एक पुली यहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि ये बेल्ट को ईजिली बेंड कर पाए, ठीक है। ये हो गया बेंड पुली, 2 ठो रहता है। उसके बाद हो गया टेकअप पुली, लास्ट वाला जो हम बता चुके हैं, टेकअप पुली। तो यहाँ पे 5 पुली हो गया, ड्राई पुली, टेल पुली या एंड पुली, उसके बाद स्नब पुली, उसके बाद बेंड पुली एंड टेकअप पुली। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको जानना हम लोग ज़रूरत है। पहला चीज़ है कि डायमीटर, मतलब जो हेड ड्राई पुली है, जो पुली में पावर जाता है, या जो एंड पुली है उसमें उसका डायमीटर कितना होना चाहिए बेल्ट का जो विड्थ के साथ, या बेल्ट का जो थिकनेस के साथ, उसका रिलेशन के बारे में बात हो रहा है। तो डायमीटर होता है 100 to 150 टाइम्स ऑफ द बेल्ट थिकनेस। बेल्ट थिकनेस नॉर्मली कितना रहता है, 7 mm to 25 mm तक हम लोग देखते हैं अपना इंडस्ट्री में। तो 100 to 150 टाइम्स ऑफ दी बेल्ट थिकनेस, तो वो हो गया आपका ड्रम का डायमीटर। तो विड्थ कितना रहेगा, मतलब जो ड्रम ड्राइव पुली है उसका विड्थ कितना रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रम का विड्थ, वो रहेगा जो बेल्ट का विड्थ रहता है। बेल्ट का विड्थ भी बहुत सारा प्रकार रहता है, 800 mm का रहता है, 750 का रहता है, 650 का रहता है, 1200 का रहता है mm का, 1400 mm का रहता है, 1080 mm का भी रहता है। तो बहुत प्रकार का भी रहता है, वो भी डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी के ऊपर। जितना कैपेसिटी आपको हाइस्ट चाहिए उतना आपको विड्थ में जाना पड़ेगा। तो वो जो बेल्ट का विड्थ है उससे 75 mm या 50 mm थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। एक वीडियो में दिखाएंगे, उसमें सारा चीज़ आपको ये बता देंगे। उसके बाद एक ट्रांजिशन डिस्टेंस रहता है। ये ट्रांजिशन डिस्टेंस क्या होता है, देखिए आपका बेल्ट सोचिए ऐसे ट्रॉ है, ऐसे ट्रॉ होके वो मूव हो रहा है, रोलर यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो आइडलर्स लगा हुआ है उसी के ऊपर वो चल रहा है। तो ट्रॉ हो गया, लेकिन यहाँ तक वो ट्रॉ रहेगा जहाँ पे ये कैरियर आइलर्स रहता है। लेकिन इसके बाद जब ये एंड पुली हो गया या जो ड्राई पुली हो गया, वहाँ पे जो बेंड होता है ना, अगर उसके बगल में हम लोग ट्रॉ रखेंगे और इमीडिएट वो बेंड होगा तो उसमें बेल्ट डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसीलिए वो थोड़ा सा स्मूथ या फ्लैट होने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन डिस्टेंस। तो वो ट्रांजिशन डिस्टेंस क्या होगा, वो ट्रांजिशन डिस्टेंस रहेगा 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द बेल्ट विड्थ फॉर 35 to 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो जितना कि बेल्ट विड्थ हम लोग का रहे, सोचिए कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1200 mm का बेल्ट, तो उसमें से उसका 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स, मतलब मिनिमम 2400 mm का डिस्टेंस, ठीक है। मतलब मिनिमम 2 मीटर to 2.4 मीटर तक वो डिस्टेंस रहना चाहिए, ये जो पुली का लाइन और ये जो लास्ट जो हम लोग का आइडलर है, आइडलर का जो सेट रहता है उसमें बीच में यहाँ पे 2.4 मीटर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए ताकि बेल्ट स्मूथ चले, ठीक है। तो कुछ वीडियो देख लेते हैं, वहाँ से भी आपको ये बता देंगे। देखिए ये हो गया आपका हम लोग का ड्राई पुली के बारे में। तो ये हो गया हम लोग का मोटर और ये कपलिंग गियरबॉक्स के साथ, ये हो गया हम लोग का गियरबॉक्स, और ये हो गया गियरबॉक्स के साथ उसका जो ड्रम है हम लोग का ड्राई पुली का कपलिंग, ठीक है।
तो ड्राई पुली के ऊपर ये बेल्ट चल रहा है। देखिए बेल्ट के बाद एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे एरिया है ड्राई पुली के ऊपर, जिसको बोलेंगे हम लोग ये ड्राई पुली का जो या जो ड्रम का जो विड्थ है वो बेल्ट का विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जो रहता है 50 mm to 75 mm एक्स्ट्रा, और लेफ्ट में भी रहता है और राइट साइड में भी रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये सब तो हो गया, सब आइडलर्स हो गया। इसके ऊपर और एक चीज़ बताएंगे कि ये जो लास्ट आइडलर सेट है, यहाँ से जो ड्रम का एक्सिस है वो जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन डिस्टेंस। मतलब बेल्ट यहाँ तक ट्रॉ होते हुए आता है, एक ओवल शेप में आता है, लेकिन इसके बाद जब बेल्ट यहाँ पे चेंज होके नीचे से रिटर्न होके जाता है फ्लैट होके, तो वो ओवल से या ट्रॉ से फ्लैट होने में जो डिस्टेंस चाहिए उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन डिस्टेंस। वो कितना होना चाहिए? वो होता है 1.5 टाइम टू 2 टाइम्स इनटू जो बेल्ट का विड्थ है। अगर ये बेल्ट हम लोग का एक्चुअली 1080 mm का बेल्ट है, तो ये जो ट्रांजिशन डिस्टेंस है वो होना चाहिए मिनिमम 1.5 मीटर टू 2 मीटर। ठीक है, ताकि स्मूथली वो बेल्ट वहाँ पे ट्रांजिट हो पाए। तो ये हो गया ड्राई पुल के बारे में। अभी देखते हैं और एक चीज़ यहाँ पे, ये हो गया स्नब पुली के बारे में। देखिए यहाँ पे पहले बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, ये हो गया जो बड़ा वाला ड्रम है ये बोलता है ड्राई पुली, और ये छोटा वाला यहाँ पे पुली दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे स्नब पुली। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टूटा हुआ दिख रहा है, इसको इग्नोर करिए। देखिए ये कितना अप है, ये जो बेल्ट यहाँ से स्ट्रेट जा सकता था, यहाँ से स्ट्रेट इससे जा सकता था, लेकिन ये स्नब पुली देने से ये थोड़ा सा अप होके जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया है, अभी बता रहे, ये जो पुली है यहाँ से वो जो बेल्ट यहाँ से घूम के आ रहे वो यहाँ से भी स्ट्रेट ऐसे नीचे जा सकता था, लेकिन ये स्नब पुली देने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो कांटेक्ट एरिया है ये हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया, ताकि इसका जो पावर है इसको और एक्स्ट्रा हम लोग इसको यूज़ कर पाए। ठीक है, और ये थोड़ा सा टेंशन भी देता है बेल्ट को। तो ये हो गया स्नब पुली। अब चलते हैं 5 स्ट्रक्चर। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। हम लोग को एक तो हम लोग देखना पड़ेगा कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग को काउंट करना पड़ेगा कि बेल्ट का ड्रॉ एंगल में उसका कितना लोड रहता है, और लोड रहेगा तो उसमें वाइब्रेशंस भी आएगा, उसका स्पीड रहता है तो वाइब्रेशन रहेगा वहाँ पे, तो वाइब्रेशन रहेगा तो वो वाइब्रेशन को टैकल करने के लिए वहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम लोग रेडी करेंगे जिसके ऊपर ये आइडलर्स हो गया या जो रिटर्न आइडलर्स हो गया, ये सारा चीज़ रहता है, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चर्स। तो ये बनता है नॉर्मल हम लोग का जो माइल्ड स्टील चैनल्स होता है, जो एंगल्स होता है, ये सब चीज़ में ये सब बनता है। ठीक है, चाहे वेल्डिंग करके हो चाहे बोल्डिंग करके हो, तो ये स्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर जितना दिन अच्छा टिकेगा उसी के ऊपर बेल्ट का कन्वेइंग सिस्टम भी उतना अच्छा चल पाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हम लोग का जो मेन चीज़ था, बेल्ट का सिलेक्शन, बेल्ट क्या है, बेल्ट कैसे बनता है, उसके बाद उसका जो आइडलर्स क्या है, उसका जो पुलिस क्या है, और ये स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो विद द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस कन्वेइंग सिस्टम। थैंक यू।